हाँ, हेलो एवरीवन। आज के ऑडियो आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे रेलवे एक्सीडेंट्स, और इसके बाद में हम इसी आर्टिकल में आगे डिस्कस करेंगे कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में कैसे मजबूत किया जा रहा है और उसकी क्या संभावना है। तो सबसे पहले रेलवे एक्सीडेंट की बात। ये दोनों टॉपिक GS3 में इंफ्रा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली सिलेबस में रेलवे का लिखा हुआ है। तो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ था बालासोर में, उड़ीसा में, जहाँ पे 3 ट्रेन आपस में कोलाइड कर गई थी। उसमें से शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 कोच डिरेल हो गए थे, और दूसरी साइड में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, वो भी जो डिरेल्ड कोच थे उनसे कोलाइड हो गई थी, और उसके भी 4 से 5 कोच वो डिरेल हो गए थे। और इसमें एक गुड्स ट्रेन भी जो वहाँ पे खड़ी थी वो भी इस क्रैश में इन्वॉल्व थी। तो बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ था, 900 लोग घायल भी हो गए थे, 275 लोग हैं वो मर भी गए। तो हम देखेंगे कि क्यों इंडिया में रेलवे एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स है और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके बारे में हम इस आर्टिकल में देखेंगे। तो रेलवे एक्सीडेंट के काफ़ी कारण हैं। मेन तो टेक्नोलॉजी का कम अडॉप्शन है। इस पर हम कुछ रिपोर्ट देखते हैं। CAG की रिपोर्ट है 2020 में भी और 2021 में भी, दोनों ही बार उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी हाईलाइट किया था। तो 2020 में CAG की रिपोर्ट ऑन डिरेलमेंट एंड अदर सेफ्टी इश्यूज पे कुछ ऐसे उसके पॉइंट्स है, 2-3 मैं आपको बता देता हूँ। एक रिपोर्ट ऑन डिरेलमेंट एंड अदर सेफ्टी इश्यूज ऑन इंडियन रेलवे had pointed out the huge flaw in the system in 2020। तो उन्होंने इस डिरेलमेंट को काफ़ी अच्छे से ऑडिट किया था और बताया था कि जो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बना हुआ है पिछले 3-4 साल से, उसमें फंडिंग है वो काफ़ी कम होती जा रही है। उसके अलावा जो ट्रैक के रिन्यूएबल के लिए जो फंड एलोकेशन होता है वो भी 9,608 करोड़ से घट के 7,416 करोड़ हो गया पिछले 2-3 सालों में। और सबसे बड़ी बात है कि जो अलोकेटेड फंड है उसको भी फुली यूटिलाइज नहीं किया जाता है, और इसी वजह से जो जितना ट्रैक हमें बनाना होता है या रिन्यू करना होता है वो हमेशा अपने टारगेट से कम पड़ जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है, और लगभग 25% से भी ज़्यादा ट्रेन की जो डिरेलमेंट के इश्यूज होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो इनएडिक्वेट ट्रैक रिन्यूअल की वजह से होती है, क्योंकि हमारे जो रेलवे ट्रैक है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत हाई स्पीड ट्रेन होने के बावजूद भी इंडिया में हम उनको उनकी ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो ट्रैक है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उस स्पीड पे वो काम नहीं करते। और अगर किसी भी ट्रेन को उस पे से ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा चलाया जाता है तो डिरेलमेंट होने की पॉसिबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 1.4% है टोटल जो रेलवे का एक्सपेंडिचर है उनमें से। और जो ट्रैक रिन्यूएबल है उस पर 8.6% है। तो इन 2 परसेंटेज से पता लगता है कि जो ये दोनों मुद्दे सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और इनको बहुत ही कम प्राथमिकता दी जा रही है। उसके अलावा जो रेलवे सेफ्टी फंड हमने बात कर ली, और 2021 में भी जो केक की रिपोर्ट थी उन्होंने भी इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा वापस हाईलाइट किया था। उन्होंने बोला था कि जो पूरा मेंटेनेंस है रेलवे ट्रैक, पहले तो हमने देखा कि ट्रैक रिन्यूएबल है, उसकी स्पीड काफ़ी कम है, उस पर अलोकेशन फंड भी काफ़ी कम है, और जो फंड जितना अलोकेट होता है उसका यूज़ भी काफ़ी कम हो रहा है। दूसरा हमने देखा था कि कैसे सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन पे केवल 1.4% ही एक्सपेंडिचर किया जाता है। तीसरा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष है, उसमें भी जो फंडिंग है पिछले कुछ सालों से काफ़ी कम होती जा रही है। और 2021 की जो केग रिपोर्ट है उन्होंने बताया था कि जो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स है TRC, उनका डिप्लॉयमेंट काफ़ी जगह तो 100% ही नहीं हो रहा। 4 जोनल तो ऐसे हैं रेलवे के जहाँ पे 100% TRC का यूज़ नहीं किया जाता, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 30% तक की कमी है TRC बेसिकली जो रेलवे ट्रैक है उनको चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करने में काम आती है, जो रेलवे सेफ्टी के लिए एक प्री रिक्विजिट। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रैक के पैरामीटर है TRC को डिप्लॉय नहीं करने की वजह से ट्रैक के जितने भी पैरामीटर हैं उनको चेक ढंग से नहीं किया जाता है, और ट्रेन के डिरेलमेंट होने की और एक्सीडेंट होने की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा और वजह है कि जो स्टाफ है रेलवे के पास वो पहले से काफ़ी कम है। दूसरा, स्किलिंग की आवश्यकता है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है रेलवे सेफ्टी के लिए उनको अडॉप्ट करने में, वो टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम उनको 100% यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स भी नहीं है। तो ये कुछ टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स है, फंडिंग का इशू है, टेक्निकल इशू है, सिग्नलिंग का इशू है। और उसके अलावा वैसे तो हमने 2018-19 में जो अनमैन्ड जितने भी क्रॉसिंग थे उनको ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, उसकी जगह रेल ओवरब्रिज या रेल अंडरब्रिज बना दिए, लेकिन काफ़ी जगह अभी भी जो मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग है वो आज भी है, जहाँ पे अभी भी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये 4-5 पॉइंट जो हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिख देंगे तो हमारा आंसर है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो अब इसको कम करने के लिए, रेलवे सुरक्षा को
सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता और क्या किया गया है हमारे यहाँ पे। पहले तो मैं 1-2 कमेटीज़ के नाम बताता हूँ जो आप आंसर में लिखते हैं तो काफ़ी 0.5 से 1 मार्क्स का उस पर फर्क पड़ जाता है। तो रेलवे से रिलेटेड जो सेफ्टी को लेकर जो कमेटी बनी थी, अभी रिसेंट में 2014 में विवेक देवरॉय कमेटी बनी थी और उनकी एक रिकमेंडेशन है कि रेलवे इंफ्रा अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन करना चाहिए, ताकि वो एक ऐसी स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए जो केवल रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर। ऐसे ही विनोद राय कमेटी थी 2015 में, उन्होंने भी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी की बात की, रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का गठन करने की बात। अभी हमने देखा है बालासोर एक्सीडेंट में सीबीआई उस केस को हैंडल कर रही है, जबकि विनोद राय कमेटी ने बोला था कि रेलवे के लिए एक अलग से बोर्ड होना चाहिए, रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का गठन करना चाहिए। तो हमको ये दोनों कमेटी के एक 2 रिकमेंडेशन को याद रखना है। जहाँ भी रेलवे सेफ्टी की बात आएगी, रेलवे से रिलेटेड कोई भी बात आएगी, रेलवे रिफॉर्म की बात होगी तो वहाँ हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि और क्या किया जाना चाहिए और या फिर इंडिया में अभी तक हमने क्या किया। तो हमने जो लेवल क्रॉसिंग है उसको खत्म किया है, जो मानव रहित थे। मैन्ड लेवल क्रॉसिंग वो अभी भी है, अभी भी उनको खत्म नहीं किया गया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें कवच का नाम लिखते हो आप। उसके अलावा हमने कुछ फंड भी बनाए थे, रेलवे संरक्षा कोष है, ये काम भी किया है। लेकिन इसके अलावा और क्या करने की आवश्यकता है वो 1-2 पॉइंट और देख। सबसे पहला तो जो केक की रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया था कि जो टीआरसी है उनको पूरे जगह डिप्लॉय नहीं किया गया है। जो मतलब सबसे पहले हम रिफॉर्म लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो कमियां किसी कमेटी ने या किसी अथॉरिटी ने हाईलाइट की होती है उनको ही ऑपोजिट करके लिखना होता है कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो ट्रैक रिन्यूएबल है उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, सिग्नलिंग वगैरह है उनको फास्ट ट्रैक मोड में जल्दी से जल्दी उन पे एक्सपेंडिचर बढ़ा के उनको सही टाइम पे डिप्लॉय करना चाहिए। उसके अलावा 1-2 और पॉइंट आप लिख सकते हो, जिसमें कि जो नॉन इसेंशियल काम है जैसे हॉस्पिटल है, कॉलेज है, रेलवे जिनको पहले संचालित करता था उनको आउटसोर्स किया जा सकता है, आउटसोर्स करना चाहिए। और जो रेगुलर ऑडिटिंग होनी चाहिए। एक जो सबसे मतलब ओवर टाइमिंग जो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है उसकी वजह से जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको काफ़ी ओवर टाइम तक काम करना पड़ता है। उसकी वजह से भी रेलवे में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। उसको बोलते हैं सिग्नल पासिंग एट डेंजर, क्योंकि काफ़ी बार जो रेलवे का संचालन करने वाले लोग हैं वो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो जहाँ पे सिग्नल दे के स्टॉप करना होता है, रेलवे कई बार उसे आगे क्रॉस कर जाती है, उसको बोलते हैं सिग्नल पासिंग एट डेंजर, और वो भी कई बार एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी से या स्किलिंग की कमी से भी ये समस्याएं होती है। तो हमें इसमें रिफॉर्म करना है, ऐसा हम अभी रिसेंट में कुछ रिफॉर्म प्रपोज भी किए गए हैं, कुछ उनमें से अडॉप्ट भी किए गए हैं। तो हम स्टार्टिंग से विशेषकर जो नई गवर्नमेंट आई उनके बाद में क्या क्या रिफॉर्म किए हैं वो तो हम लिख सकते, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ रेलवे बजट विद यूनियन बजट, यूनिफिकेशन ऑफ रेलवे सर्विसेज, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस वो बनाया है, एक रेगुलेटर भी उन्होंने सेपरेट बनाया है। और जो पहले साइलोज में काम होता था वो काम अब बंद हो जाएगा, इसलिए इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाया है। रेलवे बोर्ड का कॉम्पोजिशन है वो भी काफ़ी चेंज किया है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने रेलवे प्राइवेट ट्रेन को भी रनिंग करने की परमिशन दी है कुछ जगह पे। तो उसका क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा, तो फिर जो इंडियन रेलवे जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो भी सही ढंग से शायद काम करेगी, तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी और भी कम हो जाएगी। तो ये तो एक्सीडेंट के बारे में था। अब हम देख लेते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि इंडियन रेलवे वो वर्ल्ड का चौथा लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है, लगभग 70,000 किलोमीटर है, 21,000 से भी ज़्यादा ट्रेन संचालित। क्यों रेलवे रिफॉर्म की आवश्यकता है? वो नंबर 1 तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, उसके लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा गति शक्ति मिशन नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन, उसमें भी रेलवे टॉप 5 सेक्टर में है जिस पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो इसमें और हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि ऑपरेटिंग रेशियो वो 98% के आसपास है, उसको और ज़्यादा घटाने की आवश्यकता है ताकि रेलवे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाए गवर्नमेंट के लिए। और अगर जितना प्रॉफिट होगा तो हम रेलवे सिक्योरिटी और सेफ्टी और मॉडर्नाइजेशन में अच्छे से ध्यान दें। तो अभी हमने क्या क्या किया है वो मैं बता देता हूँ कि स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिफॉर्म रेलवे। पहला तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, 2 है वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट। उसके अलावा काफ़ी और भी ज़्यादा 6 या 7 फ्रेट कॉरिडोर और प्रपोजल स्टेज में है, उनको भी कंप्लीट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पीएम गति शक्ति मिशन और नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन, इन दोनों को तो हमको 100% लिखना है क्योंकि दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, इसमें हमने क्या किया था कि 97% ऑफ इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए यूज किए जाते थे उनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ग्रीन फ्यूल इनिशिएटिव भी हमने स्टार्ट किया है।
क्योंकि 2023 तक, दिसंबर 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे करने का टारगेट रखा हुआ है हमारा। उसके अलावा स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम और पीपीपी मॉडल पे इसमें काम किया जा रहा है। इस बार इसी साल लास्ट ईयर यूपीएससी में GS3 में पहला ही क्वेश्चन था ये प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसमें पीपीपी मॉडल के बारे में उन्होंने पूछा था। तो हमें कुछ एग्जांपल्स जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, या गुजरात में भी और एक मध्य प्रदेश में भी प्लेटफॉर्म है वो पीपीपी मॉडल पे तैयार किया गया है। डिजिटाइजेशन का इनिशिएटिव लिया गया, काफ़ी जगह सीसीटीवी सर्विलांस कैमरास भी लगाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट और माइनिंग जो जिले हैं हमारे, उनको भी कनेक्ट करने के लिए काफ़ी काम किया गया। एक है मिशन अवतरण, इसमें 7 सब मिशन है इंडियन रेलवे के लिए, उनके मैं नाम बोल देता हूँ। अब वो भी अगर ये सब नाम याद ना रहे तो भी मिशन अवतरण तो आपको लिख ही देना कहीं भी। इसमें मिशन 2510, बेसिकली इसमें रेलवे की जो गुड्स रेलवे उनकी कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मिशन 2510 स्टार्ट। मिशन जीरो एक्सीडेंट, इसमें भी ऐसा बोला है हमने कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, जो एक नई टेक्नोलॉजी है जो 100% हाई डेंसिटी नेटवर्क पे इफेक्टिव भी होती है। एक मिशन पेस, प्रोक्योरमेंट एंड कंजम्पशन एफिशिएंसी, तो ये ऑपरेटिंग रेशियो को कम करने के लिए लाई जा रही है। मिशन रफ्तार, इसमें अगले 5 सालों में ट्रेन की जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करना है, उसके लिए हमें ट्रैक को रिन्यूअल करना है। और मिशन 100 में एटलीस्ट 100 साइडिंग विल बी कमिंस्ड इन द नेक्स्ट 2 years. The current siding policy would be revised to elicit greater private participation. जो लो स्पीड ट्रैक वगैरह है उनको इम्प्रूवमेंट के लिए है। मिशन बियॉन्ड बुक कीपिंग, इसमें ICT का उपयोग करने की बात की जाइए। मिशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसमें जो एडिशनल कैपेसिटी है जो 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर द्वारा क्रिएट की जाएगी उसको इफेक्टिवली यूज करने की बात की गई है। तो ये 7 सब मिशन है और इन पे काम किया जाएगा। तो इसके अलावा जब हम कंक्लूजन लिखते हैं फाइनली, तो वहाँ पे हमें वही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2047 तक विकसित भारत, या NIP मिशन गति शक्ति, इन सब को कुछ न कुछ एक आधे सा पॉइंट बना के और फाइनली ऐसा रेलवे की इंपॉर्टेंस बताना है, कैसे रेलवे की सोशल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ऐसे कंक्लूड करना है। जैसा क्वेश्चन की डिमांड